फर्स्ट अच्छा कौन है जानते हैं आप लोगों के बैच में? रिजवान। हाँ रिजवान, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ हो, बाहर हो? यस सर, मैं अभी बाहर था, मुझे पता भी नहीं था क्लास है। कोई नहीं, मैंने तो ऐसे ही, आपको तो मालूम ही है कि फर्स्ट क्लास हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास इज समथिंग जिसमें वेलापंती होनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ आप लोगों के साथ सिलेबस आपका डिस्कस करना है। तो हम लोग एक बार पहले मैं आपका सिलेबस खोल लूँ, फिर उसके बाद अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैंने आप लोगों को एक ईमेल किया है रिगार्डिंग अ प्रैक्टिकल, जिसमें सोरेनसन मेथड के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भेजा है। This is your CC11. Good afternoon, beta. Okay, now I am going to share. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन अभी? यस सर। अभी दिखाई दिया आपको? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में, कोई बताएगा मुझे? टाइटल बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, नीचे टोटल आर 60 क्रेडिट्स टू। ठीक है, और इसमें 2 क्रेडिट का ही है ये, ठीक। तो इसमें हम लोग पहली चीज तो देखो, हम लोगों को ये बायोमोलिक्यूल्स का पेपर है, तो वी विल बी डीलिंग विथ योर अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, ठीक है। हम लोग कुछ एक चीज़ें जैसे ऑयल, आपका फैटी एसिड्स क्या होता है, ऑयल क्या होता है, ठीक है, फिर डीएनए किस तरीके का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग बनाने की अगर कोशिश करें, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग जैसे स्टडी ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन, एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइसिन बाय सोरेनसन्स मेथड, ठीक है। हम लोग इन दोनों को ये दोनों एक्सपेरिमेंट लगभग एक हैं, अगर मैं आपसे वैसे बोलूँ तो, ठीक है, कि पहले हम लोग एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइसिन यूजिंग सोरेनसन्स मेथड हम लोग बताया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग टाइट्रेशन कर्व्स सोरेनसन के मतलब ग्लाइसिन का हम लोग यूजिंग सोरेनसन्स मेथड हम लोग ट्राई करेंगे। और बेटा इसके लिए आपको मैं बहुत पर्टिकुलर होके बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए है। Are you all are having like, अगर मैं बोलूं कि are you all are well versed with acid based titration, तो इसका आंसर आपकी तरफ से yes होगा कि या no होगा? यस सर, हमने किया है। ठीक है, किया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लोगों का, जब हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करते हैं और पर्टिकुलरली ग्लाइसिन की बात करते हैं, तो जनरली जो आप लोगों ने फिनोफ्थलीन अभी तक पढ़ा है, फिनोफ्थलीन को हम लोग इसमें एज एन इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, दैट विल बी बिकॉज फिनोफ्थलीन का, अब आपका मैं ये बता रहा हूँ आपको, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं आपको असाइनमेंट दूँ, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूँ जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको जितने भी इंडिकेटर्स मिलते हैं, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स आप लोग जानते हो, कि चाहे फिनोफ्थलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, मिथाइल रेड हुआ, आप इन सारे इंडिकेटर्स का पीएच रेंज लिखोगे। Am I clear? With this, you are going to write the structure of the indicator, and आप बाजू में लिखोगे इनका पीएच, कौन से पीएच से कौन से पीएच के बीच में हम लोग इसकी टाइट्रेशंस करते हैं, ठीक है। कौन से टाइट्रेशन में हम लोग फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं, और फिनोफ्थलीन यूज करने के पीछे रीजन क्या है, माय पीएच। एम आई क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो आप, और फिर उसके बाद जैसे सोरेनसन्स फॉर्मुलिन मेथड, ठीक है, सोरेनसन फॉर्मुलिन मेथड, तो इट्स ए मेथड, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये एक मेथड है किस चीज का, बिकॉज अमीनो एसिड्स में वी आर ऑल नोइंग दैट इट इज, उसके नाम में ही है, देयर विल बी अ अमीनो ग्रुप, देयर विल बी अ एसिड ग्रुप, इजंट इट?
हाँ है ना, Yes, नाम sir. में ही है ना, दोनों में लाइक देयर इज एन अमीनो एसिड के नाम में इसका मतलब समथिंग लाइक व्हिच विल बी हैविंग अ अमीनो ग्रुप एंड अ एसिड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय लाउरीज मेथड, ठीक है, लाउरीज मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कौन सा प्रोटीन इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग लाइपेज लेंगे, ठीक है, लाइपेज, क्योंकि हम लोग लाइपेज वैसे भी यूज करते हैं लैब में, ठीक है। हम लोग लाइपेज यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोटीन। लाउरी मेथड से हम लोगों को क्या पता चल सकता है, वी कैन हैव अ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ, आप मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो कि मेरा प्रोटीन कितना बड़ा हो सकता है, कितना उसका वेट होगा, ठीक है, बट देखा जाएगा, दैट विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज कहाँ मिलता है, Mouth. माउथ, ठीक है। तो आप लोगों को अपना अपना स्लाइवा इकट्ठा करना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट में, Okay. ठीक है। और हम लोग क्या लेंगे, हम लोग स्टार्च लेंगे, स्टार्च में अपना स्लाइवा हम लोग ऐड कर देंगे, ऑफ कोर्स हम लोग उसे एक बफर सॉल्यूशन बनाएंगे पहले, और उसमें अपना स्लाइवा ऐड कर देंगे, उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लोग लाउरी मेथड कर रहे होंगे या फिर टाइट्रेशन कर्व ऑफ ग्लाइसिन कर रहे होंगे, उसी वक्त हम लोग स्लाइवरी अमाइलेज वाला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको कम से कम एक हफ्ते का टाइम चाहिए फॉर, जिसे हम लोग कहा जाता है, हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको टाइम दिया जाता है थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए, ताकि वो ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। और स्टार्च का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल बी, हम लोग दोनों एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 5, ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही साथ सेटअप किया जाएगा, ठीक है। एक में हम लोग टेम्परेचर अलग अलग जगह का टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे, कौन कौन सी जगह में क्या क्या टेम्परेचर हमारी लैब में, ठीक है, कि किस जगह का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है, कौन सा ऐसी जगह है हमारी लैब में जहाँ पे रूम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मेंटेन होता होगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वी विल पुट फ्यू सैंपल्स इन ओवन, क्लियर। तो एटलीस्ट 3, कि रूम टेम्परेचर से ऊपर, एट रूम टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है। अपना अपना स्लाइवा इकट्ठा करके स्टार्च के ऊपर डाल देंगे, और उसके बाद स्टार्च से जो स्टार्च है दैट विल बी गिविंग, वो हाइड्रोलाइज होके क्या देगा, इट इज गोइंग टू गिव अस मोनोसैकेराइड्स, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अपना फेलिंग ए फेलिंग बी सॉल्यूशन जैसे पहले बनाते थे नाउ, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू टाइट्रेशन। हम लोगों को ये पता करना है कि हमारे स्लाइवा ने कितना स्टार्च हाइड्रोलाइज कर दिया है, ठीक है। दैट विल हेल्प अस इन स्टडीइंग स्लाइवरी अमाइलेज का एक्शन क्या है, और फिर अलग अलग टेम्परेचर में कितना कितना स्टार्च डेवलप हो रहा है, क्लियर। सबको एक बराबर टाइम के लिए रखा जाएगा ना, तो वी विल बी एबल टू डू। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि आपने कब अपना सैंपल बनाना स्टार्ट किया था, उसको आपने कितने दिनों तक इंक्यूबेट किया गया, ठीक है। आई विल आस्क कि मैं बॉटनी में या फिर कहीं पे जहाँ पे बीओडी इंक्यूबेटर्स है ना, हम लोग वहाँ पे सैंपल्स रख सकते हैं, क्लियर। और फिर उसके बाद सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन क्या होता है, किसी को पता है? सपोनिफिकेशन क्या होता है बेटा? कोई तो होगा जिसको मालूम हो कि सपोनिफिकेशन क्या होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है, अलग अलग, जैसे कोकोनट ऑयल ले लिया, ठीक है, फिर ऑलिव ऑयल ले लिया, फिर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थियोकार्पिन लेके आ गए, ठीक है। आप जो ऑयल लेके रहोगे, जैसे कोकोनट ऑयल में हम लोग ये मान सकते हैं उसमें कोकोनट ऑयल ही होगा मेजरली, ठीक है। फिर ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फिर आपका जिसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल हो गया। इस तरीके से हम लोग 4-5 तरीके के ऑयल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या करवाएंगे, वी विल बी डूइंग
इट्स लाइक हम लोग उसको पहले अलग अलग क्वांटिटी ऑफ बेस के साथ उसे हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करेंगे। सपोनिफिकेशन मतलब इट्स नथिंग बट कन्वर्टिंग अ एसिड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस। ठीक है, सोप में कन्वर्ट करना, सोडियम कार्बोक्सिलेट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, मीन्स हम लोग अलग अलग नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड वी विल ट्रीट विथ लाइक हम लोग अपने अपने सैंपल के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे। और फिर उसके बाद जो झाग बनेगा, ठीक है, जो फोर्थ बनेगा ना, उसमें जो झाग स्टरिंग पे छोड़ेंगे और उसके बाद उसका जो झाग बनेगा, उस झाग के हेल्प से हम लोग ये बताएंगे कि व्हाट विल बी द सपोनिफिकेशन, इसका क्या सपोनिफिकेशन इंडेक्स कितना होगा। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इट विल बी समथिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी होता है एंड वी कैन डू सम एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सोप, जब हम लोगों ने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हम लोगों ने पहले 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसे हिलाया, फिर उसके बाद 2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसे हिलाया और फिर उसके बाद हम लोग टाइट्रेशंस कर लें। ठीक है, तो टाइट्रेशन करने के वक्त में हमें ये पता चल जाएगा कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था, बचा हुआ है, और बाकी तो हमारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो, फैटी एसिड में जाके ये हो गया होगा। ठीक है, वो उसका सोप बन गया होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये पता चल जाएगा हम लोगों ने पहले कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला बनाया था, कितने नॉर्मल का, उसके साथ हम लोगों ने HCl की टाइट्रेशन करवा लेंगे और फिर उसके बाद अपने अपने ऑयल सैंपल्स के साथ हम लोग उनका सपोनिफिकेशन करवा लेंगे। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन नंबर, इसका क्या मतलब होगा 7th एक्सपेरिमेंट जो है? किसी को कोई आइडिया है आयोडीन नंबर से यहाँ पे क्या मतलब है? कंटेंट ऑफ आयोडीन। कंटेंट ऑफ आयोडीन, बट आयोडीन तो हम लोग बाहर से डालेंगे, ये वो भी ऑयल हमने एंड, वैसे क्या करा था। क्या ऑयल एंड फैट में आयोडीन होता है? नो। नहीं, तो फिर आयोडीन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? सर अनसैचुरेशन बताते हैं शायद, इसमें करा है हमने कहीं Yes. तो पढ़ा है। हाँ, ये करा था। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसमें आप कौन सी टाइट्रेशन करोगे? आयोडीन से रिलेटेड कौन सी टाइट्रेशन आप लोगों को ध्यान में है? आइडोमेट्री। हाँ, आइडोमेट्री। 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 ठीक है, आइडोमेट्री एंड आइडीमेट्री दोनों हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले हम लोगों ने आयोडीन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिया, उसके साथ पहले हम लोगों ने आइडोमेट्री एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये पता कर लिया कि हमारा कितने नॉर्मल का बना है। उसके बाद हम लोगों ने ऑयल एंड फैट लिए, उनके साथ हम लोगों ने उसे स्टर करवाया। स्टर करवाने के बाद ऑब्वियसली अगर हमारे फैट या ऑयल में डबल बॉन्ड्स होंगे तो आयोडीन जाके उन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उतना आयोडीन वो कंज्यूम हो चुका है। अब जो बचा हुआ आयोडीन है उसे हम लोग फिर से टाइट्रेशन के हेल्प से डिटरमाइन कर लेंगे और जो हमारा माइनस करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी बिकमिंग आवर आयोडीन नंबर। वो हमारा आयोडीन नंबर मींस कितना अनसैचुरेशन है हमारे फैट में। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और ये डीएनए एंड ये तो आप लोगों ने बहुत पहले भी किया होगा आइसोलेशन एंड Yes, sir. कैरेक्टराइजेशन हाँ ऑफ जी। डीएनए किया है? किया है सर। हाँ कैसे बायो किया में है किया बेटा, कभी ध्यान में है थोड़ा सा? सर। इसमें कुछ वो चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, मतलब पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉर्टर पेस्टल से, फिर उसके बाद इथेनॉल डालते हैं चिल्ड, फिर सर अलग से मतलब निकल के आता है। एग्जैक्ट याद नहीं है, 12th में किया था बायो में। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को देखो बेटा, कभी भी किसी भी चीज में से अगर हम लोगों को डीएनए निकालना है तो पहले तो हम लोगों को उस सेल को क्या करना पड़ेगा, डीनेचर करना पड़ेगा। डीएनए अपने 3 डायमेंशनल फॉर्म में आप उसे निकाल नहीं सकते, मतलब उसका जो क्वाटनरी फॉर्म होता है ना, 3 डायमेंशनल फॉर्म, कॉइल्ड फॉर्म, उसके फॉर्म में हम लोग उसे नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो भी सैंपल है हम लोग उसे पहले हल्का सा बॉइल वाटर में उसे छोड़ देंगे। ठीक है, यस सर। और हाँ, और फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा जो भी डीएनए है वो डीनेचर होके नाउ इट विल बी
इन वाटर सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे उस वाटर को हम लोग क्या करवाया जाए, आइदर वी कैन गो फॉर एक्सट्रैक्शन, हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सो दैट वी विल बी एबल टू गेट। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन एंड प्लस इवेपोरेशन, हम लोग पानी को इवेपोरेट करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक है कि अगर मैं पानी को इवेपोरेट करवाऊंगा बाय हीटिंग तो हो सकता है मेरा डीएनए कंप्लीटली डीनेचर हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 डिग्री पे पानी को छोड़ देंगे। 60 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो वो डीएनए को डीनेचर कर सकता है कंप्लीटली, इरिवर्सिबली। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर पानी उड़ेगा और फिर जो भी आएगा उसको हम लोग कोल्ड इथेनॉल, ठीक, और डाल के उसे हम लोग फिल्टर कर लेंगे एंड देन उसका अगर कोशिश करेंगे, उसका अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा पाए कि हमारा डीएनए आया भी है या नहीं आया। क्लियर? ठीक है, Yes, तो sir. आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप लोगों को स्पेशल कोई एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है ना? कोई महंगा एक्सपेरिमेंट तो नहीं है ना ये, इसमें से कोई भी महंगा एक्सपेरिमेंट नहीं है, नो सर। है ना? तो अब सबसे पहली चीज, जैसे अगर मुझे अमीनो एसिड की टाइट्रेशन करनी है, और हम लोग टाइट्रेशन जो करते हैं वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम लोग जनरली करते हैं, बट नाउ अमीनो एसिड्स आर हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, अमीनो एंड एसिड ग्रुप बोथ। ठीक है, इसका मतलब इफ आई विल यूज HCl, तो HCl के साथ मेरा किसका आना चाहिए, अमीन ग्रुप का टाइट्रेशन आना चाहिए। इफ आई विल बी यूजिंग बेस, तो बेस के साथ मतलब KOH के साथ मेरा किसका टाइट्रेशन आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का आना चाहिए ना लॉजिकली, यस सर। है ना? 2 मिनट, अब बस मैं अपनी ये तो आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? यस सर। ये वाली स्क्रीन नहीं, मेरा सिस्टम भी ना आप लोगों की याद में बहुत स्लो हो चुका है। सर क्लासेस ऑफलाइन होने के कोई चांसेस हैं अभी? अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन एज यू गाइस आर ऑफ फाइनल सेमेस्टर तो होपफुली आप लोगों को परमिशन मिलेगी होने की। सर डिसर्टेशन? डेजर्टेशन देखो, अगर बेटा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है, तो मेरे साथ जो भी होगा मैं उसके डेजर्टेशन के लिए आई कैन गारंटी। बाकी अगर सर कोई मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं ही है, नहीं रहा अभी। हाँ अभी मतलब कोई भी मेंटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए है ना? नहीं, अभी कोई मेंटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, और जो भी मेरे साथ होगा मैं ऑब्वियसली बिना काम किए तो उसको डेजर्टेशन नहीं दूंगा। ठीक है, वेदर मैं राइटिंग का काम दूं या फिर मैं कोई कंपाइलेशन ही दे दूं, लिटरेचर रिव्यू ही दे दूं, बट बिना काम किए इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू हेल्प एनीवन। मैं ये पहले स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ आपके पूरे बैच को। ठीक, तो हम लोग सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने जो कहा आपको, मैंने कहा इफ आई विल बी यूजिंग HCl and sodium hydroxide, so when I will be using HCl, so maybe amine partner will couple with each other with HCl, और मुझे टाइट्रेशन जो मिलेगी वो मुझे अमीन के बारे में डिटेल बताएगा। ठीक है, और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करता हूँ तो इट इज गोइंग टू टेल मी इंफॉर्मेशन अबाउट कितना कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज हो सकता है। क्लियर? यही होता है ना टाइट्रेशन में? यस सर। Yes, ठीक है, sir. लेकिन अमीनो एसिड के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इफ आई विल बी यूजिंग HCl, so there will be a scenario that when I will be using HCl, this H can form and in addition to this, अगर HCl ज्यादा हुआ it can also result to this, isn't it?
हाँ है ना? यस सर। ठीक है, और इसका मतलब हम लोग HCl नहीं यूज कर सकते अगर अमीनो एंड एसिड ग्रुप दोनों पड़े हुए हैं हमारे पास। अब अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक वाटर का टेस्ट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट entity which will be forming will be this. Second entity NH negative, मतलब इन बोथ द केसेस मेरा ये वाला प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्टेबल है और ये वाला प्रोटॉन भी एब्स्ट्रैक्टेबल है। Abstractable protons. Clear? ठीक है, तो अगर मुझे अपने एसिड पार्टनर को किसी तरीके से, मुझे अगर सपोज इफ आई वांट टू डू दिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वाले NH2 को मास्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला टाइट्रेशन करूंगा तो मुझे इसको मास्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर टाइम मिलेगा बेटा मैं दोनों तरीके की टाइट्रेशंस आपको करवा सकता हूँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में है दैट इज योर सोरेनसन्स मेथड ऑफ टाइट्रेशन। क्योंकि अगर सपोज मैं अगर बोलता हूँ मुझे इसका टाइट्रेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मास्क करूंगा इन द फॉर्म ऑफ एन एस्टर। मैं इसको अगर एस्टर में कन्वर्ट कर दूं इस एसिड को, तब मेरे पास जो अमीनो एसिड मेरे पास मिलेगा दैट विल बी this. Clear? And if I will be treating it with HCl, only this will be resulting, कोई दूसरा आयोनाइजेशन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। यानी क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, and likewise if I will be treating the amine with formaldehyde, तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू मेक अ सिव बेस। ये अपना एक सिव बेस बनाएगा। ठीक है, और क्या हुआ, इसके पास इसका कोई अपना H नहीं है ना, बचा ही नहीं इसके पास कोई H, वाटर निकल जाता है ना इसमें से, isn't it? यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद जब मैं इसको बेस के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक? दोनों चीजें समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब बेटा मुझे इसका जवाब कौन देगा कि हम लोग नीचे वाले मेथड को यूज करते हैं रादर ऊपर वाले के लिए? रीजन क्या होगा इसके पीछे? हम लोग इसे प्रिफर नहीं करते और इसे प्रिफर करते हैं। Anybody? What
रीराइट करते हैं ना हमारा पहले वाला हाँ मतलब NH2 दोबारा से जनरेट हो जाएगा क्या चीज एडिशन ऑफ वाटर से मतलब रीजनरेट हो जाएगा NH2 इजीली ये सेकंड वाले हाँ सेकंड वाले में ही मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेटा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। दिस इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल है, ये भी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, ये भी वाटर सोल्यूबल है, अनफॉर्चुनेटली ये भी वाटर सोल्यूबल है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग नीचे वाला ही यूज करते हैं। किसी को इसके बारे में कुछ भी अंदाजा हो, वहां जाना ही नहीं है, जहां आप जा रहे हो ना उधर तो सोचना ही नहीं है। आप लोगों को प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पता था? हाँ बेटा, याद नहीं है मतलब शायद किसी ने बताया था बस याद नहीं। अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है नमन? पता नहीं सर इसके बारे में मेरे को। क्या बात कर रहे हो यार? रिजवान प्राइमरी स्टैंडर्ड किसी को नहीं पता? उल्टा तो नहीं बता रही हो? देखो मैंने आप लोगों को एक और फाइल भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, मैंने व्हाट्सएप में एक फाइल और भेजा है, ठीक है, इस पूरे को आप लोग प्लीज एक बार पहले पढ़िएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को सब कुछ पता होता है, हाँ या ना? Yes, sir. जैसे सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड तो आप लोगों ने देखा हुआ है ना? Yes, sir. कैसा होता है बेटा? इट इज सॉलिड। क्या ये हाइग्रोस्कोपिक होता है? हाइग्रोस्कोपिक मालूम है क्या होता है? जो मॉइस्चर गेन करे अपना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वाटर, एटमॉस्फेरिक वेपर्स जो है उसको अपने अपने सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स आप लोगों ने देखे हुए? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आप अगर थोड़ी देर उसे ऐसी खुला ही छोड़ दो तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा पैलेट पिघल जाता है। पिघल वो जाता है। पिघलता नहीं है, वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेके उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पैलेट हम लोग यूज करते हैं उसे अगर हम लोग वे कर रहे हैं तो ड्यूरिंग वेइंग, जब हम लोग उसे वेइंग कर रहे होते हैं उसी वक्त वो थोड़ा बहुत वाटर गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब देयर विल बी ऑलवेज एन एरर, ठीक। और जो हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया या फिर KMnO4 हो गया, ये उतने हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। ये हम लोगों ने जितने वे किए हैं, ये मींस इनके बारे में हम लोगों को हर एक चीजें मालूम होगी, ठीक है। अब जैसे HCl, वी डोंट नो बिकॉज HCl इज अ गैस, ठीक है। तो हम लोग HCl को किसके हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं? वी यूज टू परफॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग इन दोनों की टाइट्रेशन करवाते हैं,
ठीक है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको टाइट्रेट करते हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। इसका हम लोगों को N1V1 मालूम होता है और इसका N1 N2 V2 हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसका N1 हमें मालूम होता है, हम लोगों ने जो बनाया है, इसका वॉल्यूम हम लोगों को पता चल जाता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हमें पता चल जाता है, हम लोग उसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। नाउ दिस इज योर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर उसके बाद N1 N2 V2 के हेल्प से हम लोग HCl को डिटरमाइन करते हैं विच इज N3V3, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, अगर मुझे HCl के साथ टाइट्रेशन करनी है तो मुझे 2 टाइट्रेशंस और करनी पड़ेंगी, है ना। Whereas here I just have to do 1 titration जिसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी निकाल लूंगा and then I will perform the second titration with glycine, as a result of which I will be getting the N4V4 for this reaction, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम लोग बीच में कितनी टाइट्रेशंस यूज हो रही हैं, वी आर यूजिंग 2 टाइट्रेशंस, 2 मोर टाइट्रेशन। एक टाइट्रेशन तो मेन टाइट्रेशन है जिसकी वजह से, यानी दिस इज 1 टाइट्रेशन, और इसके अलावा मुझे 2 टाइट्रेशन करनी पड़ेंगी, 1 and 2, मीन टोटल 3 टाइट्रेशंस विल बी नीडेड। तो 3 टाइट्रेशंस में एरर आने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू प्रेफर द लोअर मेथड, मींस इसी को हम लोग बोलते हैं सोरेनसन्स मेथड। सर मतलब इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? मेरा पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्लाइसिन ले लेंगे, ठीक है। उस ग्लाइसिन में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे, क्लियर। फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन बना के हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक। और हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ा एक्सेस में लेंगे ताकि हमारा जो ग्लाइसिन है उसके पूरा NH2 कंज्यूम हो जाए, ठीक है। एंड फॉर्मेल्डिहाइड इटसेल्फ कैन नॉट गो इन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर जाए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाई जो हम लोगों को पहला टाइट्रेशन मिलता है, पहली जो वैल्यू मिलती है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की ही मिलती है, ठीक है। और फिर जब हम लोगों के पास ये आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू आ जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट विथ अमोनिया। अब अमोनिया के साथ क्या होगा, अमोनिया विल रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड जो यहाँ पे अटैच हो चुका है, क्या बनाएगा, व्हेन अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर कंबाइंड, तो ये क्या बनाता है, ठीक है, टेट्रामीन, ठीक है, इट इज गोइंग टू मेक टेट्रामीन। ये टेट्रामीन अपना बना के सेपरेट हो जाता है पूरा का पूरा। मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड को लिया, अगर अमोनिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो इट इज गोइंग टू मेक टेट्रामीन, ठीक है। चार अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या मिला रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टेट्रा अमीन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग अगर ज्यादा उससे बोले तो इट इज हेक्सामिथिलीन, 6 CH2s है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारा बन के कार्बन है, हाँ, यस इट इज कार्बन, ठीक है। आप लोग एक बार इसको देख लेना, व्हेन वी आर, ये उसमें भी है जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं ना, इट इज गिवन ओवर देयर, उसको अच्छे से बेटा एक बार पढ़ लेना। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्माइलेटिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा फॉर्माइलेटिंग एजेंट है, इट्स अ वेरी गुड फॉर्माइलेटिंग एजेंट,
आप लोगों ने विल्समेयर हाक रिएक्शन के बारे में सुना है? इसके बारे में सुना है बेटा, विल्समेयर हाक? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? सर विल्समेयर फॉर्मुलेशन। हाँ, सुना है इसके बारे में? हाँ सर, डीएमएफ वगैरह यूज होता है इस रिएक्शन में। हाँ हाँ, उसमें डीएमएफ यूज करते हैं हम लोग। डीएमएफ अगर उस रिएक्शन में हम लोगों को यील्ड अगर एनहांस करनी है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज हेक्सामिथिलीन टेट्रा अमीन। क्लियर? उसमें हम लोग कैटालिटिक अमाउंट में, दैट व्हाट माय पॉइंट वाज। ठीक है, मेरे को ये आपको बताना था। क्लियर? यस सर। और आप लोगों ने ये रिएक्शन भी सुना होगा, बिस्लर्स इसके बारे में सुने हो? बिस्लर नेफ्रिस्की। हाँ या ना? सुने हो तो ठीक है, नहीं सुने हो कोई बात नहीं। ठीक है, बिस्लर नेफ्रिस्की में भी हम लोग POCl3 यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बिस्लर नेफ्रिस्की रिएक्शन करनी है तो हम लोग वी कैन यूज लाइक ये हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का अपना एक सिंथेटिक यूटिलिटी है। ठीक, जैसे आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है ना कि ग्रीन सिंथेसिस क्यों है? कोई भी सिंथेसिस आप बोलते हो क्योंकि पानी में हो रही है इस वजह से ग्रीन बोलते हो ना आप, ये सब चीजें। यस सर। ठीक है बेटा, ग्रीन होने का मतलब ये नहीं है। ग्रीन होने का मतलब है कि वेस्ट कम होना चाहिए। और सबसे अच्छा ग्रीन मेथड वो होता है जिसका जो बाय प्रोडक्ट हो या फिर जो वेस्ट हो उसको भी हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बनता होगा वो अपने आप में ग्रीन सिंथेसिस में काउंट होगा, बिकॉज हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एज फॉर्मुलेटिंग एजेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। क्लियर? ओके सर। ठीक, तो आपको जो 6 प्रिंसिपल है ना ग्रीन के, मैं 12 प्रिंसिपल, सॉरी, मैं उनके 12, हाँ। नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे को सिर्फ मेन मुझे ये मालूम होता है कि भाई सिर्फ पानी में रिएक्शन कर देने से कोई चीज ग्रीन नहीं होती। ग्रीन आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए, साइड रिएक्शंस कम होने चाहिए। जो वेस्ट बन रहा है उसको अगर हम लोग यूज कर पाए, ठीक है, एक ही पॉट में आप रिएक्शंस कितनी बार कर सकते हो, यानी रिपीटेबिलिटी कितनी है। ठीक, those all parameters are combined together in a green method. यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। Yes. हाँ, तो सोरेनसन ने क्या किया? सोरेनसन ने सिंपल उसने ग्लाइसिन लिया या फिर कोई भी अमीनो एसिड लिया और उसके साथ उसने फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो दिक्कत आती है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये गैसियस होता है। ठीक है, और हम लोगों को जो मिलता है वो हम लोगों को मिलता है फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो वी कैन डू अ टाइट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद फॉर्मेलिन। ठीक है, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड पकड़े, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग अपने ब्यूरेट में डाल लें, फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेशन करवाएं। धीरे धीरे करके जैसे ही बेसिक होने लगेगा हम लोगों का जो फिनोफ्थिलीन है, फिनोफ्थिलीन यूज करेंगे। जैसे ही अमोनिया थोड़ा सा ज्यादा होगा इट विल स्टार्ट गिविंग पिंक। तो हम लोग वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बाय यूजिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ टाइट्रेट। क्लियर? दैट इज अनदर थिंग। यहाँ पे अब हमारे पास पहला, जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन करते वक्त व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन कि मैंने पहले HCl का लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड,
वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मेरे को धीरे 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 करके आई एम गोइंग टू गेट, मेरे पास एक इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, आया ना, है ना, जिसको अगर हम लोग इसको कुछ पोटेंशियोमेट्री में करें तो पोटेंशियोमेट्री में हम लोगों को ये कुछ इस तरीके का कर्व, isn't it? और क्योंकि मैंने कहा इसमें 2 बार आयोनाइजेशन हो सकता है, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक बार अमीन का, मतलब ये वाला। ठीक है, तो आइडियली आई शुड गेट दिस टाइप ऑफ 2 कर्व्स where first one will be termed as pKa1 and second will be termed as pKa2। ठीक है, अब हम लोग इसी टाइट्रेशन को अगर पोटेंशियोमेट्री में करेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हेक्सामिथिलीन मीन हम लोग एक टाइम के बाद जब हमारे पास ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, देन वी विल ऐड अमोनिया। हम लोग अमोनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम लोग अमोनिया के साथ, जब तक अमोनिया उस सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा तब तक हम लोग उसको टाइट्रेशन नहीं करेंगे। हम लोग उसमें से पहले उसको एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद हम लोगों को हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन जो होगा इट विल गेट प्रेसिपिटेटेड आउट। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग उसे हीट करेंगे सो दैट एक्सेस ऑफ अमोनिया विल गेट रिमूव्ड। ठीक, और फिर उसके बाद अगेन वी विल डू एडिशन ऑफ बेस, तो वी विल बी गेटिंग pKb। ठीक है, this cannot be done in normal acid base titration। ठीक है, तो या तो हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग मोर देन, जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया है ना, मोर देन 1 इंडिकेटर यूज करें। ठीक है, या फिर क्या करें, हम लोग इसे पोटेंशियोमेट्रिक में लेके चलेंगे। ठीक है, मोर देन 1 इंडिकेटर अगर यूज कर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अलग अलग पीएच रेंज के मेरे पास इंडिकेटर होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन में ही हम लोग शुरुआत में ही दोनों इंडिकेटर डाल देंगे। तो जब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो हमारा फिनोल्फथालीन एग्जिबिट करेगा। दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट जब हम लोग तो हम लोग एक इंडिकेटर और उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में ही हम लोग दोनों इंडिकेटर डाल दें। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का टाइट्रेशन करने वाले हैं। इट इज वेरी सिंपल, अगर आप लोग इसको ध्यान से करोगे, थोड़ा सा सब्र के साथ करोगे तो सारा का सारा एक झटके में आ जाता है। पर अगर जल्दीबाजी करोगे तो nobody is going to get any value। Am I clear? Yes, sir. ठीक है, और इसमें एक चैलेंज होता है। दैट चैलेंज इज समथिंग विच वी हैव टू अवॉइड। हम लोगों को उसको अवॉइड करने की जरूरत है। रीजन कि जब हम लोग प्रोलीन के साथ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, व्हेन वी आर डूइंग इट विद प्रोलीन, ठीक है, मीन सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन है ना, तो व्हेन आई विल बी ट्रीटिंग इट विद formaldehyde, so what it will result to the formation of this entity, clear, a dimer। are you getting my point? Yes, sir. ठीक है, तो सिमिलर इफ वी आर यूजिंग दिस, मैं अगर इसको कम अमाउंट में यूज कर रहा हूँ, इन लेसर अमाउंट, तब ग्लाइसिन के केस में क्या होगा, ग्लाइसिन के केस में भी वी कैन गेट द सेम थिंग। वी कैन गेट दिस। ठीक है, तो हम लोगों को जब ग्लाइसिन के बारे में, जब प्राइमरी अमीन कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू यूज इट इन एक्सेस। ठीक है, और जब सेकेंडरी अमीन वाली बात आती है तो उसमें भी हम लोग एक्सेस में यूज करते हैं, बिकॉज इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
लेकिन मुझे हमेशा एक्सेस में ही फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है। सॉरी, ये इसके साथ नहीं है। क्लियर? ये एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो बेटा आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, हम लोग वो सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं विच इज देयर। हम लोग इवन स्लाइवा का भी टेस्ट कर सकते हैं। स्लाइवा के केस में भी हम लोग सेम टाइट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वी कैन परफॉर्म। अगर एक बार आप लोग इसके साथ कर लोगे तो अगर हम लोगों के पास टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को सिर्फ ग्लाइसिन का करके खत्म नहीं करवाऊंगा। मैं आपसे बोलूंगा प्रोलीन का भी करो एंड एलानिन का भी, एसिड्स। ठीक, और इन एडिशन टू दिस हम लोग स्लाइवा के साथ भी ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइवा इज फ्री ना, सबका बड़ा सस्ता सा केमिकल है। हाँ या ना? यस सर। है ना? और इन सब चीजों में बेटा कोई शर्म लिहाज नहीं होना चाहिए कि मतलब कि स्लाइवा थूकने में आप लोगों को तकलीफ हो रही है। इससे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा हो सकता है जिसमें आपको लैब में स्पिटिंग की परमिशन है? ठीक है? यस सर। ठीक, तो हम लोग पहले तो एक बार मैं पहले पता कर लूंगा कि whether you guys will be having a permission for this type of when doing this experiment, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट है नहीं। we can, और हम लोग जितने भी अमीनो एसिड्स हम लोग करेंगे हम लोग उन सबको पहले निनहाइड्रिन के साथ एक बार देख लेंगे स्प्रे करके। ठीक है, फिर साथ में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी आपका जो होता है, जो आप लोग जैसे करते आए हो अभी तक, ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम है। हाँ या ना? किया है ना यस सबने? सर। यस सर किया है। क्या आप लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो आप में से किसी ने स्लाइवा का पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं की थी? नहीं सर। शिट, तुम लोग अच्छी चीजें करते नहीं हो कभी भी। बताया ही नहीं सर किसी अमीनो ने। एसिड का तो हमारा आया भी नहीं। अब हाँ आएंगे बेटा, सर। अब अगर परमिशन मिलेगा तो हम लोग अमीनो एसिड में हम लोग ये भी पता करेंगे कि कैसे आता है। हम लोग ये ऐसा भी करेंगे जिसमें नहीं आता। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, कब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोगों को रखना है, कब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को हटाएंगे। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज ऑन यू, आप लोगों के हाथ के ऊपर है। आप लोग अगर एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ी देर उसे हीट करना पड़ेगा। हीट करते वक्त आपका, जब आप ज्यादा हीटिंग करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एज यू आर डीलिंग विथ बायोमोलिक्यूल्स, तो यू विल नॉट बी हीटिंग एनी ऑफ योर सैंपल मोर देन 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आप कि भले ही आपको 1 घंटा रखना पड़े, 1 घंटा वेट करना पड़े। अगर 1 घंटा वेट कर रहे हो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में, तब हम लोग स्लाइवा की टीएलसी चला लेंगे। ठीक है? ओके सर। ठीक, तो बेटा बड़ा मतलब अगर मजा आएगा अगर आप लोग आओगे ना तो दिस टाइम लाइक हम लोगों का जैसे पिछली बार तो यह था कि बहुत टाइम लगा था हम लोगों के एक्सपेरिमेंट के अलग अलग टेस्ट थे। इस बार हम लोगों का एक एक एक्सपेरिमेंट आराम से होता चला जाएगा अगर इफ यू गाइस विल बी कमिंग। ठीक तो आप लोगों से अगर कोई परमिशन बोलता है ना, परमिशन के लिए आप लोगों का, तो प्लीज आप इस प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था, इस टाइम भी आप प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोग फिजिकली ऑफलाइन आने के लिए आप कहिएगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि हम लोगों की लैब इतनी बड़ी है कि आप लोगों का 13 बच्चों के लिए तो वो बहुत बड़ी लैब है, उसमें कोविड नॉर्म्स आपके वायलेट नहीं होने वाले। ठीक है, वी कैन इजीली डू, और मजा भी तभी आएगा। ठीक है, कि आप लोगों को इसमें एक तो बीओडी इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, यानी ऐसा फर्नेस जो कि 40 डिग्री 60 डिग्री से ऊपर हीट ही नहीं देता। ठीक है, उसमें हम लोग रख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने सैंपल्स निकालेंगे। आफ्टर 1 वीक और 2 वीक हम लोग अपना सैंपल निकालेंगे और फिर उसके बाद वी विल बी परफॉर्मिंग टाइट्रेशंस। और वो बस एक बार आए आपका, जैसे 3 एक्सपेरिमेंट है तो तीनों एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किया तो आज ही खत्म, इट विल टेक टाइम। ठीक है, और आपका जो अगर प्रैक्टिकल भी ऑफलाइन होगा
तो आप लोगों से पहले ही मैं बोल दूंगा कि अपने अपने सैंपल्स बना के छोड़ के जाओ, ठीक है, ताकि उन्हें इंक्यूबेट होने में टाइम लगे और फिर उसके बाद जिस दिन आपका टेस्ट होगा यानी जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप लोग उस चीज को निकालोगे एंड यू विल परफॉर्म द टाइट्रेशन। एक सिंपल 3 कॉन्करेंट रीडिंग्स लेके आनी है। और कॉन्करेंट रीडिंग मतलब कॉन्करेंट, समझ में आया? कॉन्करेंट रीडिंग का मतलब ये नहीं है अच्छा तेरी कितनी आई 14.1, अच्छा मेरी आ गई 14.2 एंड फिर उसके बाद 14.3 एंड फिर 14.4, ठीक है। बहुत प्यार से पकड़ में आती हैं ऐसी चीजें। क्लियर? यस सर। ठीक है, क्योंकि आप लोग, ठीक है, आप लोग बच्चे हो तो मैं आप लोगों की कुछ चीजें मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन द थिंग इज वो बड़े प्यार से समझ में आता है। जब आपकी फाइल चेक कर रहा होता हूँ ना तब बड़े प्यार से समझ में आता है। और नमन, यस सर। बेटा इस बार फाइल मतलब टाइम से आपका जो एक्सपेरिमेंट जिस दिन हो गया मेरे को कोई ब्यूटीफाइड फाइल्स नहीं चाहिए। ओके सर। आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट हो, यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ क्या कहते हैं फाइन आर्ट्स या फिर आर्किटेक्ट के स्टूडेंट नहीं हो कि आपकी ड्राइंग अगर अच्छी नहीं है तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। कुछ एक चीज़ें मैं आपसे अगर अनलॉक होती हैं वापस से आप लोगों को परमिशन दिया जाता है तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड आई विल बी मोर इंटरेस्टेड कि मैं आप लोगों के साथ हो सकता है खड़ा होकर ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। मेरे को भी अपना स्लाइवा मेरे को देखना है कि जब मैं व्हेन आई वाज एट योर एज तब मेरे स्लाइवा का जो मैंने वो लिया था टाइट्रेशन किया था और अब जो मेरा स्लाइवा होगा उसका टाइट्रेशन कैसा होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो चले अब। ओके सर। ओके सर, बड़े उससे अधमरी आवाजों से आवाज आ रही है कि हाँ ओके सर चलिए सर। कुछ और किसी को कोई चीज कहनी है? वाजिया, यस सर। वाजिया मैडम इस बार मेरे से रहम की उम्मीद मत करिएगा, हालांकि मैंने इस बार भी आप पे रहम नहीं किया था। सर रिजल्ट देख लिया ना अपना? यस सर। हाँ तो बेटा अगर मार्क्स चाहिए और वाइवा में चुपचाप बैठे रहने का कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको अगर किसी एक चीज ने बचाया है तो वो आपका वाइवा में बोलने की वजह से आप बचे। अगर वाइवा में आप चुपचाप बैठे रहते ना आपको भी वही मार्क्स मिलते जो चुप होने वालों को मिले। ओके सर। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ बेटा इट्स गुड अगर आप मुझे चैलेंज करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे चैलेंज आप अगर ऐसी चीज़ के लिए करो जिस चीज़ में मुझे चैलेंज लेना अच्छा लगता हो, ठीक है। मुझे आपको फेल करना है या फिर आपको किसी चीज़ से रोकने में मुझे कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए, और मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ वाजिया, ठीक है, आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स हो जो मुझे एकदम मेरे टारगेट पे हो एंड यू आर वन ऑफ देम, ठीक है। रिफत हो गई, कुनैन हो गए और आप हो गई, ठीक है। आप लोग मेरे टारगेट पे हो। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर अभी नहीं सुधरोगी तो फिर सोच लेना, फिर दोबारा कभी चांस नहीं मिलने वाला सुधरने का, ठीक है। और बेटा मेरे साथ तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को इतना ज्यादा बाउंड करके रखता हूँ या फिर इतना ज्यादा बर्डन करके रखता हूँ कि आप लोग क्लासेस बंक करो। होता है ये चीज? मेरे साथ है क्या ये चीज? नो सर। एक जगह फिजा है, रिजवान है, अर्चिसा है, दे आर लाइक योसिता है, फिर निधि है, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं जो जो जिनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। Maybe they are not asking questions in the way I like, but at least they are asking questions, they are interacting with me, they are regular, ठीक है। जैसे रिजवाना है, सी इज रेगुलर, गुलफ्सा रेगुलर है, निष्ठा है, ठीक है, बात करके अच्छा लगता है, ठीक है। बट इफ समबडी इज इररेगुलर, खासतौर से वाजिया आप, अगर इफ यू आर इररेगुलर कोई पॉइंट नहीं है फिर लास्ट मोमेंट में मेरे पास आके कि सर हम अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे,
मेरे को इस चीज का के ऊपर बिलीव करना, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। Am I clear? ओके सर। ठीक है, और ये मैसेज मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं दे रहा हूँ, दिस इज अ मैसेज विच इज फॉर कुनैन ऑल्सो। मैं मर्सीलेसली उसको 0 अवॉर्ड करने में मुझे इस बार भी कोई हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को मार्क्स देता हूँ, मुझे उस वक्त अर्चिसा, योसिता, निधि, रिजवान, निष्ठा जैसे बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। ठीक है, मुझे शायद मैं उन लोगों के साथ अनफेयर हो रहा हूँ। क्लियर? तो मैं अगर आपको पासिंग मार्क्स के लिए आपको डिजर्व करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट पासिंग देन एक्सेप्ट दैट यू फेल्ड। यस सर। ठीक है वाजिया, इस बार मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मिनिमम से मिनिमम भी नहीं मेरे से उम्मीद रखना तुम, कि अगर इफ यू आर कमिंग यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, तुम्हें मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में 5 में से 1 नंबर दिया था सिर्फ, दैट्स इट। क्लियर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस वक्त 2 नंबर देता तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे फाइल चेक, जिन्होंने प्रैक्टिकल में जो रेगुलर रहे, चाहे नमन है, उसने मुझे लास्ट मोमेंट में मेरे से आके फाइल चेक करवाई। ठीक है, उसके मैंने मार्क्स काटे हैं इस वजह से। ठीक, और अगर मैं तुम्हें बिना फाइल, बिना अटेंड किए, इफ आई एम गिविंग यू 2.5 आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब मैंने नमन जैसे बच्चे के साथ, जिसने शायद फाइल बनाने में थोड़ी सी इग्नोरेंस रखी, पर उसने क्लासेस आके उसने पर्टिकुलरली ऑन टाइम आता था, प्रैक्टिकल सारे अटेंड किए। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने चाहे जैसे भी अच्छे बुरे जैसे भी हुए उसने मेरे को आके दिखाए। मुझे ऐसे बच्चे के साथ में क्यों पार्शियलिटी करूंगा? क्लियर? यस सर। ठीक है, चले फिर। इस बार टॉप किसने किया है आप में से? निधि कहाँ हो? पार्टी कहाँ है? पार्टी कहाँ है? सर पार्टी ऑफ कॉलेज में ओके, कितना स्कोर किया बेटा आप लोगों ने? सब मेरे को 509 हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद कौन था? विद्वान 498 है उसका शेयर। ओके, हाँ एंड योसिता आप कहाँ थी? मेरे 486 थे। हाँ। कोई नहीं बेटा, देखो सिंपल सा चीज है, अगर मेरे हिसाब से बोलोगे ना, Yes, sir. मतलब फर्स्ट आउट ऑफ 13 मींस 13 बच्चों में से टॉप करना इज नॉट, सॉरी निधि, बट नहीं सर, रियलिटी तो हमें भी पता है कि पता है तो घर बैठ के एग्जाम घर बैठ एग्जैक्टली, और सच में घर बैठ के एग्जाम। तो व्हाट आए कि मेरे को देखो, जैसे अर्चिसा है, सी इज गिविंग एंट्रेंस एग्जाम्स। बेटा मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम्स निकालो। ठीक है, आप लोग एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता, इट हार्डली मैटर्स, बट आप लोग अगर एक एग्जाम फेस करते हो ना, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है खुद में। अगर आप एक बार एक एग्जाम को ईमानदारी से, मेहनत से अपीयर करोगे ना, अगर पढ़ने के बाद अपीयर करोगे, आपको सीरियसली आपका कॉन्फिडेंस एक दूसरे लेवल पे होता है। ठीक है, यहाँ के रैंक पे यहाँ के रैंक का मतलब कोई इम्पोर्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि यू आर नॉट लाइक गेटिंग 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, हाँ, तो ये एक तरीके का एक इंडिकेशन है कि निधि टॉप करने का मतलब ये नहीं है कि चने के झाड़ पे चढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ उस स्टूडेंट की इमेज रह जाएगी जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ आगे गया है। ठीक है, जो अच्छी जगह गया है, बेहतर जगह गया है, अपने स्ट्रगल, अपनी मेहनत पे, मेरे दिमाग में उस स्टूडेंट का इमेज रहेगा। ठीक है, जैसे कुछ हो सकता है कुछ सालों बाद आप लोगों के दिमाग में मेरा एक इमेज रहेगा, बोलता ज्यादा है। ठीक है, नहीं तो बेटा मैं किसी एक के लिए गाइड नहीं बन सकता ना, मैं सबका इक्विवेलेंट चाहता हूँ। आई नीड एन इक्विवेलेंस फ्रॉम ऑल यू, फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे नमन है, नमन का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है,
लेकिन बस पढ़ाई करते वक्त और उसे आंसर लिखते वक्त थोड़ा आलस आता है शायद, इसलिए सोचता है कि मतलब इतना तो सर जानते हैं, क्या लिखूं, सीधा आंसर लिख के खत्म करूं। हाँ नमन? हाँ सर, होता है थोड़ा थोड़ा। है ना बेटा? तो इस चीज को थोड़ा सा नमन अपने अंदर ठीक करो बेटा। यस सर। ठीक है, और अब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। जैसे तुम हो गए, निष्ठा हुई बेटा, आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है। ठीक है, फिजा है, फिजा इज आउटस्टैंडिंग। अगर देखा जाए तो फिजा के आंसर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। ठीक? लेकिन कहीं ना कहीं वो उस स्टैचर को ना, उस एक टेम्पो को जो वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में मेंटेन करके रखती है, वो 4th एंड 5th क्वेश्चन में उसका लूज कर जाती है। यस सर, यही होता है है। ना? फिजा एक बहुत अच्छी रेसिंग कार है, ठीक है, बट माइलेज नहीं दे पाती। यस सर। ठीक है, और वही वही देखो, बात करता हूँ अगर मैं रिजवान की या फिर निधि या योशिता की, ये एक बहुत अच्छा एवरेज देने वाले ब्रेन है। मतलब इनका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग किसी में 80 की एवरेज होती है, किसी में 90 की एवरेज होती है, किसी में 85। ठीक, इस वजह से दे यूज टू कम एट दैट स्टेचर। आपका क्या, अगर मैं फिजा अगर फ्रैंकली बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1 में यू वर द ओनली लाइक स्टूडेंट जिसने 13.5 को मेरे हाथ से 13.5 जिसको मिले थे, हाईएस्ट इन क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। ठीक है, इसका मतलब आपका है तो बहुत अच्छा है, एप्टीट्यूड है आपके अंदर, लेकिन बस उसको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तक मेंटेन कर लेती तो शायद। ठीक है, अर्चिसा का तो ये है, अर्चिसा हर चीज में साइंटिफिक लॉजिक्स ढूंढने की कोशिश करती है, विच इज नॉट ऑलवेज गुड। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट लॉजिकल, कुछ एक चीजें मगअप करके भी बोल देनी चाहिए। ठीक है, सर ठीक है। हाँ बेटा बोलो एक निधि। बात थी सर, एक बार ना आप डिसर्टेशन को थोड़ा सा मतलब सिंपली हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसमें क्या क्या हमें करना है। मतलब ये चीज कोई टीचर हमें बताएंगे नहीं और हमें भी अभी कोई आइडिया नहीं है इस चीज का, तो अच्छा अगर देखो बेटा, हाँ डेजर्टेशन का आपको पहले चीज तो ये है कि डेजर्टेशन अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बोलूँ ना, तो एक तरीके का ये एक बहुत ही छोटा सा काम होता है। ठीक है, एक छोटा सा कोई भी एक काम जो आप आगे परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, यानी ये एक तरीके का संक्षिप्त विवरण है आपके आने वाले कल के बारे में। ठीक, जैसे आप लोग किसी भी फैकल्टी के पास आते हो, जैसे कोई मेरे पास आता है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास आता है तो मैं उस बच्चे को क्या कहूँगा, इधर व्हाट, मेरे लिए दो ऑप्शन है। मैं उस स्टूडेंट को ये बोलूँ कि ठीक है, तुम जाओ, तुम अपने पसंद का कोई भी टॉपिक उठा के लेके आओ और मेरे से डिस्कस करो, विच इज नॉट फेयर। अगर मैं आप लोगों की उम्र में बोलूँ तो आप लोगों का दिमाग ऐसा नहीं है कि आप अपने पसंद का, आप लोगों के आधे से ज्यादा आंसर्स होंगे सर आई वांट टू वर्क ऑन एंटी कैंसर। ठीक है, या फिर सर आई वांट टू वर्क ऑन एक्सप्लोजिव्स। होता है ना ये चीज। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा आप किस पे काम करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में यही 2-3 गिनी चुनी फील्ड्स आएंगी। हाँ या ना? तो ये फील्ड्स का भी कोई आइडिया नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं है, औरों को होगा तो वो बात अलग है, बट ये चीज भी बता दीजिए ठीक पूरा है, जैसे बेसिक। हाँ, जैसे कोई मेरे पास आता है, ठीक है, और मैं उसको फिर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है ओके, मेरी लैब में मैं इस चीज के एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लाइक आई यूज्ड टू वर्क ऑन प्लैटिनम कैटालिसिस। ठीक है, तो मैं प्लैटिनम कैटालिसिस पे आपको 2 तरीके के काम में करवा सकता हूँ। पहला कि मैं आपसे बोलूँ कि लिटरेचर सर्वे करो फ्रॉम 2015 से लेकर 2022, 7 साल। ठीक है, 7 साल में जो भी पेपर प्लैटियम के आए हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करो एंड ट्राई टू राइट अ रिव्यू काइंड ऑफ थिंग विच इज अनजस्ट विथ यू ऑल, बिकॉज आप लोगों को ना तो हैक कपलिंग मालूम होती है, ना सुजुकी मालूम होती है, ना सोनो गसीरा, ये सब चीजें आप लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको प्लैटियम कैटालिसिस के बारे में यू आर 0.0। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में कोई फिगर होता है ना न्यूमरेटर में कोई फिगर होता है, एंड इट्स ट्रू, क्योंकि मेरे को भी आप लोगों की एज में आई वाज नॉट नोइंग अबाउट सीएच एक्टिवेशन।
ठीक, मैं इसलिए मेरा मेरा एक सिंपल सा एटीट्यूड होता है कि मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ठीक है, दीज आर माय इसको फोल्ड्स, वी आर व्हाट वी आर डूइंग अ प्लेडियम में मैं एक सीसी बॉन्ड प्रिपेयर करवा रहा हूँ और आपको फिर मैं उसके 2 या 3 रिएक्शंस करने के लिए बोल दूं अपनी लैब में, ठीक है, एंड यू विल बी डूइंग इट विथ मी या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप उसे करो और उसका का पूरा डेटा मींस एनएमआर, आईआर, मास, ठीक है, एचपीएलसी तो एचपीएलसी, अगर कोई और डेटा आप करवा सकते हो वो। और फिर जब आपका ये काम हो जाता है देन यू राइट 20 to 25 पेज की आप एक सिनॉप्सिस, एक छोटा सा थीसिस, एक तरीके से समझ लो, एक समराइज्ड थीसिस लिखते हो, ठीक है। तो आपका जो डेजर्टेशन है, उस डेजर्टेशन में आपका जो कंटेंट है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर वर्क, मतलब आप क्या करना चाहते हो और क्या किया है आपने। फिर उसके बाद आपने जो चीज करी है मींस वर्क डन, ठीक। एंड थर्ड पोर्शन विल बी कि अगर फ्यूचर में आपको कोई चांस मिलता है इस चीज पे काम करने के लिए तो आप कौन सा काम या फिर किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके डेजर्टेशन का जो कंटेंट है आपका, एक तो लिटरेचर मींस इंट्रोडक्शन जो अभी तक काम रिपोर्टेड है, आप क्या कर रहे हो, और तीसरा आपने जो किया, जो 1 या 2 रिएक्शंस किए उनसे आपको फ्यूचर में आप कर सकते हो। दिस इज योर डेजर्टेशन। क्लियर? ओके सर। ठीक है। हाँ, जैसे इसमें सिंपल सा चीज है कि मैं आप लोग ये देते हो ना, मॉक टेस्ट देते हो मेडिकल के लिए, जिसने भी प्रिपेयर किया होगा उसने मॉक टेस्ट दिए होंगे, है ना, दिए है ना? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मॉक टेस्ट में आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट के लिए आप उतना ही पढ़ते हो जितना आप नॉर्मल टेस्ट के लिए पढ़ते हो, फिर मॉक टेस्ट में बैठते हो, उससे एक आपका परफॉर्मेंस आपको पता चलता है और फिर उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अपने फ्यूचर में आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो। ठीक है, बस इतनी सी चीज को अगर आप लिख कर लेके आ रहे हो दैट इज नोन एज डेजर्टेशन। ठीक है, डेजर्ट आपको अगर मैं वैसे बोलूं, है ना, रात में खाना खाने के बाद एक डेजर्ट मिलता है ना सबको, है ना, DESSERT, नॉट डेजर्ट, रेगिस्तान नहीं। तो वो इस वजह से ताकि आपका खाना अच्छे से पचे और सुबह आप लोग अच्छे से और दुनिया भर के जो काम होते हैं वो कर पाओ। ठीक है, बट आपका डेजर्टेशन का मतलब क्लियर हुआ ये सबको? ठीक है। यस सर। हाँ, तो आप लोग जिस भी फैकल्टी के साथ आप इंटरेक्ट करते हो बेटा, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप लोग उनसे जरूर आर्गुमेंट करना। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या होगा इस काम का, ठीक है, कि हम लोग इसके बारे में कहाँ से पढ़ें, ठीक, और डिटेल कहाँ से लेके रखें हम लोग अपने पास, जो कि हेल्प करेगा। पेपर वगैरह जो होता है ना, हाँ वो हाँ चीज हम कैसे मतलब सर्च करें, जैसे मतलब किसी भी टॉपिक में आप बोल रहे हैं हाँ तो हाँ पर्टिकुलर जैसे एक जगह, या मतलब कैसे देखते हैं वो चीज? बेटा देखो, आपके कुछ एक तो पब्लिकेशन साइट्स हैं, मतलब साइंटिफिक पेपर्स के कुछ एक साइट है, जैसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ठीक है, फिर एक है पबमेड, PUBMED, पबमेड। क्लियर? ये सुनिए। हाँ। हाँ, जैसे अब आपको कोई भी एक टॉपिक सर्च करना है, आप पबमेड की साइट में जाओ और उस टॉपिक को डाल दो, ठीक। अब आपके पास पेपर्स आ जाएंगे, जितने भी लोगों ने उस चीज के ऊपर काम किया है उसके जितने भी पेपर्स जो पबमेड में लोगों ने डाले होंगे वो सारे के सारे एक उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब आप उसको पहले अरेंज कर लो ईयर वाइज, ठीक है, शॉर्ट कर लो उस लिस्ट को ईयर वाइज, क्योंकि आप लोग जो आज से 60 साल पहले जो काम हो चुका है उसे उसे दोबारा से करने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तब आप लोग अपना 2021, 2022, 2020, 2019, 2018 का अपना एक लिस्ट बना लो और फिर उसका हर एक पेपर का एक अपना DOI नंबर होता है, ठीक है, DOI नंबर। उसके हेल्प से जब आप लोगों को काम असाइन हो जाए ना बेटा, यू कैन कम टू मी, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप किसके साथ हो, मैं आप लोगों का काम बिना चुराए। क्लियर? ओके सर।
हाँ जी। ठीक है। हाँ, बिकॉज इट जस्ट इज मैटर ऑफ कि आप मेरे को कोई भी एक पेपर आप लोग मुझे बता दोगे, मैं उसका DOI से आपको पेपर निकाल कर बता दूंगा, एंड दैट इज ऑल। मैं तो वो पेपर पढ़ने वाला हूँ ना, नीदर। हाँ, जो लोग मेरे साथ काम करेंगे मैं उनको ऑफ कोर्स अपने मुझे अच्छे से मालूम है कि आपको सारे पेपर समझ में नहीं आएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा सिंपल पेपर्स जो आप पढ़ पाओ, 1 या 2 पेज के या फिर 4 पेज का पेपर जो आप पढ़ पाओ, समझ पाओ उसमें से, और उसके बारे में लिख पाओ। और एक चीज याद रखना बेटा, जब आप डिसर्टेशन आपका जब स्टार्ट होगा तो फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट राइटिंग, अपना इंट्रोडक्शन लिखते चले जाना, ठीक है। Yes, sir. कुछ भी उल्टा सीधा आपको दिखाई दे रहा है जहां पे, जैसे एंटी कैंसर, आपको कुछ भी उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है जहां पे एंटी कैंसर लिखा हुआ है, आप उसे कॉपी करके एक वर्ड फाइल में बनाते चले जाना, ठीक है। क्योंकि बाद में सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों के साथ क्या है, आप लोगों के सीनियर्स के साथ, आपके साथ मेरे को नहीं यूज करना चाहिए था ये वर्ड, आपके सीनियर्स के साथ क्या है, काम करते वक्त तो बहुत काम किया, लेकिन जब थीसिस लिखने की बारी आई तो सबके हाथ खड़े हो गए, हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि शुरुआत में फ्रॉम द डे 1 जो मेरे साथ थे उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, फ्रॉम डे 1 उनको बोलता आया कि बेटा ठीक है, राइट एन इंट्रोडक्शन एंड सेंड इट टू मी, राइट एन इंट्रोडक्शन एंड सेंड इट टू मी, डू अ कट कॉपी पेस्ट, कहीं से भी कुछ भी आपको मिलता है, कट इट, paste it in a one word file and send it to me, so that I can change the language, I can remove those things which are not required, ठीक। बट किसी ने नहीं किया ये चीज, मैं क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आप इस चीज को मत करना, ठीक। Okay. आप लोग जब भी कोई भी चीज करोगे उसमें हमेशा अपने दिमाग में रखना इंट्रोडक्शन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बाकी बीच का जो है मनी वर्क डन वो तो आप करोगे तभी लिखोगे, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड योर इंट्रोडक्शन आप लोग शुरुआत से ही बनाना शुरू करो, क्लियर? यस सर। हाय, ठीक है। आई थिंक अभी तो सबको क्लियर है ना? फिजा यस सर। मेंटर कोई भी हो हम पूछ सकते हैं ना किसी से, ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं होगी कि हाँ मतलब वो चीज हो जाती है ना। हाँ, किसी से भी पूछ सकती है बेटा, मुझे किसी का नहीं पता, आप लोग मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। ओके सर। ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को सफर करता हुआ नहीं देख पाऊंगा, दिस इज समथिंग इमोशनल, मेरी आंखों में आंसू आ गए ये बोलते हुए ठीक है। और मैं कुछ एक बच्चों की थीसिस के लिए आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड, जैसे फिजा हो गई, निष्ठा हो गई, मुझे इनकी थीसिस से मुझे खासी एक्सपेक्टेशन है। ओके सर। ठीक है, बाकी दे आर गुड, बट मुझे जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों होता है एक सॉफ्ट, सबके लिए होता है ना। यस सर। तो वो फिजा एंड निष्ठा मुझे पर्टिकुलरली इन दोनों की थीसिस से मुझे थोड़ा सा है कि आई विल बी एबल टू हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सर टॉपिक सबके अलग अलग होंगे? हाँ ऑफ कोर्स बेटा, जिस भी मेंटर के पास आप जाओगे वो आपका टॉपिक बताएगा। जैसे मेरे पास जो भी आएगा मैं पहले उसे टॉपिक बता देता हूँ और बोलता हूँ एक हफ्ते जाके इस टॉपिक के बारे में ना कुछ ढूंढो मत, सिर्फ सोचो, ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास आओ और फिर अपने क्रूड माइंड से मुझे बताओ कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है। और उस जो मतलब है उसे लिख कर लेके आओ इन द फॉर्म ऑफ एन इंट्रोडक्शन। या ओके सर। चलो बेटा फिर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और Thank कोई you, sir. घबराने वाली बात नहीं है, Yes, you sir. all can come, कभी भी मेरे से कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हो। मे बी आई विल नॉट बी दैट मच ऑफ हेल्प, बट मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत तो बता ही पाऊंगा। सर मेंटर्स भी जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो सही था, टाइम नहीं मिलता इस वाले सेमेस्टर में। हाँ नहीं मिलता ट्रूली, बट द थिंग इज बेटा मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ये 6 महीने आपके बहुत ज़रूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डेजर्टेशन अगर थोड़ा सा बिलो एवरेज भी जाएगा ना, इट हार्डली मैटर्स, बट आप लोग अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। हाँ भाई, ठीक है, जिनको भी एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं इस बार आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, मतलब इस साल नहीं अगले साल नेट का एग्जाम देने के लिए,
गेट और नेट। ठीक है बेटा, उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करो। यस सर। ठीक है, चलिए फिर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you,